बंधु और बहनों, मेरी समस्या ये है कि सामने योगेंद्र जी बैठे हो, यादव जी बैठे हो, सुरकिशन जी बैठे हो, कुमार जी बैठे हो, तो मुझे लगता है कि वो उपनिषद वाला ठीक ही कह गया है, चित्रम तरोर मूले वृद्धा शिष्य गुरु युवा। अब मैं कोई अध्यक्षता करूं ऐसा मुझे लगता नहीं था, पर क्योंकि मुझे लगता है कि अमिताभ जी जब मुझे बोल रहे थे तो शायद यादवराव जी का आदेश होगा। अब उन्होंने कहा बैठो तो बैठना, उठो तो उठना, इसलिए मैं तो केवल यहाँ अरे भगवती प्रसाद जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, विद्वान हैं, और वो जो बोलेंगे जैसे आप सुन रहे हैं मैं भी कुछ सुनूँ, उससे कुछ सीखूँ, क्योंकि राजनीति में हूँ और आपका विषय भी कुल मिलाकर के सरकार, समृद्धि, विकास उससे है, तो मैं इस कारण से और आप सबके दर्शन करने आया। और इसलिए आज पूज्य नाना जी के जो निश्चित रूप से कहा जाए तो एक महर्षि के तुल्य थे। आप लोग आश्चर्य करेंगे, मुझे लग रहा था जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं जब पढ़ता था, और उन दिनों नाना जी का क्षेत्र शायद पूरा देश था भी, उत्तर प्रदेश ही रहा होगा, परंतु दीनदयाल जी, नाना जी, अटल जी, तो मैं सोचता था इनके बारे में, मैं कल्पना करता था। मैं थोड़ा साहित्यिक प्रवृत्ति का था, आप जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लिखा नहीं है, तो मैं कहता था ये तो त्रयी है, एक ब्रह्मा है दीनदयाल जी, विष्णु है अपने अटल जी, और जो बिल्कुल गरीबों का तो छोड़ो, एकदम पशुओं का भी ध्यान रखता हो, जिसको हम लोग पशुपतिनाथ कहते हैं, शिव जी, ऐसे नाना जी, ऐसे मैं अपनी कल्पना करता था। और मुझे तब जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते लगा कि दीनदयाल जी ने जो हमको एक मानववाद दिया है, जो एक दर्शन दिया है, और उसके माध्यम से लगा कि शायद बालक भगत सिंह की कल्पनाएं ठीक ही रही होगी, क्योंकि वैसे भी बच्चा जो होता है ना, पता नहीं योगेंद्र जी काफी उम्र के हो गए, उम्र में बच्चे में क्या अंतर होता है, तो मुझे क्या लगता है कि शायद छोटी उम्र में आदमी कुछ चीजें सोचता है तो कहीं ना कहीं उसकी कल्पनाएं उड़ाने, धीरे धीरे लगा कि अटल जी आगे बढ़ते बढ़ते उस रूप में आ ही गए कि जिसमें विष्णु जगत का पालन करता है, उस पालक के रूप में आए। अब मैं जब ये दीनदयाल शोध संस्थान बन रहा था, उस समय शायद हम लोगों के जो पुराने संघ के लोग हैं उनको ध्यान होगा कि ऐसा लगता था कि हमने इतनी विचित्र चीज इतनी बड़ी कैसे बता डाली। माननीय नाना जी ने, बड़ा आश्चर्य लगता था। तब तक ऐसा कोई हमारे पास बड़ा न तो कहीं कार्यालय था, न कुछ था, न कुछ था। अरे उस व्यक्ति के अंदर अर्थात कैसे उन्होंने काम करते करते और अंत में जाकर के जब गोंडा प्रकल्प और उसके बाद चित्रकूट प्रकल्प और बहुत सारे उनके जयप्रभा गांव सारे जितने प्रकल्प आए, उससे लगा कि सचमुच इस देश का जो चिंतन है, उस चिंतन में किस प्रकार के जो कल्पनाएं की गई हैं या जो यथार्थ था या कल्पना हो, उस सब में से लगता है कि भाई कहीं न कहीं हम लोगों को इस समाज में हर एक दृष्टि से सोचना पड़ता है, और उस समाज में कुल मिला करके एक सामंजस्य बना करके, और ऐसा एक फिर समाज कहीं आगे एक पूरा वो जिस स्वर्णिम युग की तब कल्पना की जाती है। और आज जो आपने विषय रखा है, तो मुझे क्या लगता है कि इस देश में ऐसा लगता है कि हम लोग दो स्ट्रीम्स में जाते हैं। या तो सोचेंगे तो नहीं, केवल हमारा देश जब शुरुआत हुई, जिसको नेहरूविन हमारे वो लोग थ्योरी बोलते हैं, उन्होंने कहा नहीं सब वो तो समाजवाद होना चाहिए, सब सरकारी होना चाहिए, फला होना चाहिए पूरे। मुझे ध्यान है तब भी मैं पढ़ता था तो सजग रहता था, संख्या समस्या बन गया था। तो दीनदयाल जी तब भी कहते थे मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन हमको लगता था कि नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन का वो एक वो बेचारे जो मेरे साथी लोग करते हैं ना, बोले साहब एम्बेसडर कार लेने के लिए जाने, कितना उनको समय लगता था कि वो उसका परमिट कब मिलेगा। एक ऐसा अजीब सा उस जो जमाना था। और उसके बाद जो ही राजीव जी आए, मनमोहन सिंह जी आए, तो ऐसा लगा कि चलो ये सब बेकार हो गया, जो कुछ नेहरू ने सोचा, इंदिरा ने सोचा, अब जाकर के कोई नई ऐसी चीज सोचो कि जिसके कारण से पूरी प्राइवेटाइजेशन और सब चीजें एक ऐसी नई बाढ़ सी आ गई, तो उसके कारण से फिर एक असंतुलन बन गया। इसलिए कहीं ना कहीं हम जितने यहाँ पर सभी लोग बैठे, समझदार लोग बैठे, हमारे इसके अंदर एक ऐसा
संतुलित विचार होना चाहिए। आप सब लोगों को लगता होगा कि अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज की कल्पना की। जो बड़े लोग हैं हमारे राजेंद्र बेटे, इनको ही दिखाई देता है कि भाई हाँ स्वर्णिम चतुर्भुज बहुत अच्छा बना, और शायद लगता होगा अटल जी ने क्या सब एक्सप्रेसवे के लिए सोचा होगा क्या, लेकिन उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सोची। आज आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, मैं ऐसे इतने इंटीरियर से आता हूं, उस इंटीरियर में 10 साल में जितनी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण सड़क बन गई उतनी वो 50 साल में नहीं बनी। शासन को बीजेपी का नहीं रहा, हमेशा वहां मेरे यहाँ बीच में कांग्रेस का भी था, लेकिन क्योंकि योजना ऐसी बनी, एक कितना संतुलित एक प्रकार का जो जिसको विकास की दिशा कहते हैं। बहुत सारी लंबी चीजें हो, मैं इसलिए कि मुझे कम बोलना भी है और वैसे भी मुझे आपके सामने कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो लेकिन एक ऐसा संतुलित विकास वो कैसे हो, तो उस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि हमारे पास हर प्रकार के मॉडल सामने हैं। आखिर हमारे केवल नानाजी ने नहीं, अनेक लोगों ने इस प्रकार के यहाँ इस देश के अंदर एनजीओ के माध्यम से, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से बहुत सारी चीजें खड़ी की हैं। और उन चीजों में आज हम कह सकते हैं कि ठीक है सर गांधी जी का वो तकुआ काटने वाला शायद हो सकता है अप्रासंगिक हो गया होगा, हो सकता है 100-500 साल बाद फिर वही आए, वो अलग विषय पर आज तो लगता है। लेकिन जो एक प्रकार का स्वयं नगेंद्रता जिसको कहते हैं, अर्थात स्वयं के माध्यम से काम करना। मुझे अपने बचपन में मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब मैं 20 मील माने कितना 30 किलोमीटर पैदल चल के वहां आया करता था। एक मेरे मास्टर थे, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल शुरू में बताया कि बोले वो अमेरिका वाला ना, मेरे पुट्ठे वैसे मजबूत नहीं हुए जैसा उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो अमेरिका का एक वो जो आदमी है, अगर वो आटा नहीं गूंथता तो वो सोचता है कि मेरे पुट्ठे बन रहे, वो मैं आज तक नहीं भूला हूं। अब आप कल्पना के लिए कि सन 56 में मैंने पढ़ा है, तो उसके कारण से क्या रहा मेरे जीवन में, मैं मुख्यमंत्री बन गया तो भी मैं सुबह की चाय अपना बनाता था। आज हाँ दिल्ली में हूँ, मेरे पास नौकर चाकर भी है, लेकिन सुबह की चाय मैं अपने आप बनाता हूँ। तो मुझे क्या लगता है कि नहीं, ये एक प्रकार का, आपकी संगठन कैसे तो अलग विषय है, बहुत लंबा विषय है, लेकिन एक प्रकार का जो आदमी के अंदर किस प्रकार से आत्मविश्वास जगाना, किस प्रकार से एक काम के प्रति, श्रम के प्रति एक प्रकार का भाव जगाना। तो आज मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग चिंतक हैं, बहुत सारे विचार चलते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, विदेशी भी पढ़ता हूँ, स्वदेशी भी पढ़ता हूँ, लेकिन जो बेसिक बात है शायद जिस प्रकार से एक प्रकार का अकेला विवेकानंद चला, अकेला डॉक्टर हरिद्वार चले, और उसके बाद वो विचारधारा चलते चलते कहां पहुंच गई, अगर उसकी कल्पना करें तो मैं सोचता हूं कि शायद उस वैचारिक क्षेत्र में, और हम सब लोग जो हमारा एक का चिंतन है, अर्थात हमने आज दुर्भाग्य से क्या है श्रम करना छोड़ दिया। आज दुर्भाग्य से हम स्वदेशी का बहुत बार, मैं जो भैया तब थे तो उनके अंतिम दिनों में मैंने कहा कि रज्जू भैया एक बार मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या है ये हमने स्वदेशी आंदोलन चलाया, मुझे क्या चीजें कैसे लोग सीखते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शिशु मंदिर में इनके सूर्य किशन जी के पास कॉलेज छोड़ करके शिशु मंदिर पढ़ाने लग गए। तो मैं एक दिन एक उसका विनोबा आश्रम का वर्धा से वो एक आए, मैं उसका नाम भूल गया, तो उन्होंने बढ़िया ढंग से यूं यूं करके चित्र बनाया विनोबा का। अब मेरे यहाँ बच्चे जानते थे गांधी के बारे में, जानते थे विवेकानंद के बारे में, राणा प्रताप केशवनाथ जी के बारे में, मैंने खुद भी विनोबा हमको पढ़ा ही नहीं था, हम लोगों को उसमें था नहीं, तो पर उन्होंने कहा कि विनोबा है, और उन्होंने इस ढंग से चर्चा की कि उन्होंने कहा चाय नहीं पीनी चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे कि मुझके अगले 2-3 दिन में इतने घरों के अभिभावक आ गए, बोले साहब दूध इतना मिलता नहीं है, और ये आपके यहाँ कौन आ गया, किसने कहता चाय मत पियो, बच्चे चाय नहीं पी रहे। अर्थात व्यक्तिगत जीवन में उस व्यक्ति ने कितनी साधना की होगी। तब मुझे लगा कि रामकृष्ण परमहंस के बारे में जो लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं आप माता जी तुम 7 दिन बाद आओ, तब जाकर के मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हारे बच्चे को गुड़ मत खाओ, फिर कहा 7 दिन बाद गुड़ मत खाओ। तो जीवन के अंदर मैं सोचता हूँ कि शायद हम सब लोगों में से अधिकांश लोग कोशिश कर रहे हैं एक मार्ग पर चल करके कि भाई हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति हम लोग समर्पित हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता तो निकल जाता है। रास्ता तो मेरे यहाँ आप अगर देखेंगे आपको लगता है कि सरस्वती गायब है, मेरे यहाँ तो नदी ऊपर से पानी आता है, बीच में कहीं पहाड़ में गायब हो जाता है, और जब नीचे नीचे देखो तो फिर वही पानी नीचे आ जाता है। इसके बारे में अपना रास्ता बनाता है। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं आज एक प्रकार से हम लोग यहाँ चिंतक लोग विचारक लोग सब बैठे हैं,
रास्ते हम सब निकाल सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, इस देश के अंदर, शायद मेरे विचारधारा से जुड़े नहीं होंगे, लेकिन इस देश के अंदर श्रम की महत्ता जानने वाले, इस देश के अंदर एक छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से, छोटे छोटे देशों के माध्यम से और काम करने की क्षमता रखने वाले और उसके उदाहरण भी छोटे छोटे प्रस्तुत करने वाले मैं बहुत लोग देखता हूं। लेकिन उसका आज हम सबको, अगर शायद हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के मैं आदरणीय तो हैं या उनके जो सभी सहकर्मी लोग हैं, हम सब क्या उनको एक संगठित करके क्या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसके कारण से कि ये काम जो चल रहे हैं ये बृहत्तर अवस्था में हो। अगर ये और बड़ी अवस्था में हो जाएगा तो मैं सोचता हूं कि जितना आपने अपने सारे पीपीपी और सारे उसके पब्लिक प्राइवेट और पब्लिक पर जो आपने अपना पूरा बौद्धिक दिया है, मैं सोचता हूं कि हम सब लोग यदि उस दिशा में और एक कैटलिस्ट के नाते यदि आप सब अगर उसको काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि हम इस देश में शायद इतना अधिक काम कर सकते हैं। वरना अगर कोई सरकारी तंत्र पर छोड़ोगे, मैं उसका उदाहरण आपको देता हूं। मैं मंत्री बना 1 साल के लिए था, मेरे गांव में बिजली नहीं, बिजली के लिए एक छोटा सा 100 किलोवाट का पहले वहां संयंत्र लगा। मोटर थी नहीं, बड़ी दूर से कैसे कैसे पहुंचाया उन्होंने, लेकिन वो चला ही नहीं। 10 साल हो गए वैसे पड़ा हुआ। मैं मंत्री बना, मैंने अपने अधिकारियों से कहा क्यों भाई क्यों नहीं चलता है? नहीं साहब वो पुराना पड़ गया। मैंने कहा पुराना पड़ गया, चलाओ तो सही ना। पुराना पड़ गया कि 10 साल हो गए नहीं चल रहा, चलाओ, चलेगा, देखो कोशिश तो करो जरा। मैंने कहा मैं 3 महीने अंदर चलना रहना चाहता हूं। अब वो चल गया। अब आप कल्पना करिए कि मुझे आपने एक दिशा दी, उस दिशा में मैं चलता था, और उस दिशा में मैं जब चलता था, जब एक और मैं भागीरथी पर बने हुए डैम को उसकी टनल बंद करके उसमें से बिजली पैदा करना, इतनी समस्या। सारे देश के संत, सारे मैं उनका नाम ले लूंगा, ऐसे मेरे पूज्य जिनके साथ मैंने सीख करके पढ़ करके आगे बढ़ा, उनका संकल्प। और जब मैं गंगा के सामने पहुंचा तो मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा क्या करूं, 7,000 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है और इधर समस्या गंगा को क्यों बांधो भाई। फिर मुझे लगा कि चलो, जब वर्षों तक शिवालिक शिव जी की जटाओं में रही है तो अब इतना पैसा खर्च हो गया है। मैंने सारे संतों से कहा, दिल्ली में सब जगह, मैंने कहा भाई इतने शिवालिक जब शिव जी के जटाओं में रह ली है तो थोड़े दिन इसको 10-20 साल जरा, जब तक कितना कम से कम राष्ट्र का ही तो खर्चा हुआ है। माँ गंगा के मेरी माँ ने तो इतने कष्ट मेरे ने सहन किया, तभी तो मैं यहाँ पहुंचा गाँव का आदमी। तो मैंने कहा कि आखिर माँ है, मैंने माँ से आंसू भर करके मैंने कहा कि आखिर तुमने आज तक इतना सबको जल दिया है, सबको तारा है, सब कुछ किया है, आज भगीरथ ने से भगत तुम्हारे पास आए, इतनी ताकत दे दो कि थोड़ा बिजली पैदा करके लोगों की आंखों में ज्योति दिल्ली वालों को मिल जाए, तो कम से कम कुछ तो ऐसा कर दो, पानी पीना हुआ तो सीधे दिल्ली वालों को मिल जाए। तो माँ की ऐसी कृपा हुई, शायद मैंने जिन संस्कारों में पला हूं, सच्चे हृदय से मैं कुछ बोल रहा था, पूरा हो गया। वरना 30 साल से लटका था। इसका अर्थ क्या है? दर्जनों योजनाएं छोटी छोटी जो 100 किलोवाट की, ये तो हजारों 2,400 की है, 100 की किलोवाट छोटे छोटे एक दोनों गांव को देते हैं। योजनाएं चली गई, पैसा केंद्र का पड़ा है, आज भी पैसा वापिस जाता है। मैंने कहा करो शुरू। आप कल्पना करेंगे कि 1 साल के अंदर 15 योजनाएं छोटी छोटी बन गई। क्यों बने? क्योंकि हमने कहा कि इसको बनाओ, शुरू करो, ठेका करो मेरे सामने। आखिर क्यों बनी? वो छोटी योजना भी बन गई, वो बड़ी योजना भी बन गई। इसका सीधा अर्थ है कि आखिर कहीं ना कहीं कोई परिकल्पना होनी चाहिए। इसलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है कि शासकीय स्तर पर भी अगर आप सही लोग होंगे, सही दिशा उसकी होगी, तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूं कि निश्चित रूप से उसका भी हमको लाभ मिलेगा। पर कुल मिलाकर के, चाहे आज बहुत से लोग निराशाजनक बात करते हैं, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पिछले दिनों सुब्रमण्यम की किताब आपने पढ़ी होगी, इक्लिप्स करके, चाइना पर आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाइना की सारी प्रगति और उसने दिखा रखा है कहाँ कहाँ पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा, सारी कब पहले नंबर पर ब्रिटेन था, कब क्या था, कब हिंदुस्तान था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के जो उदय है, और उस उदय का काल अगर आज नंबर 1 पर चाइना आ रहा है, तो कल उदय का काल ये तो भारतवर्ष का ही है। और भारतवर्ष का उदय तो तभी होगा जब वास्तव में, जैसा अभी आप कह रहे थे कि जो छोटे ग्रामीण स्तर के लोग हैं, छोटा कारीगर है, छोटा व्यक्ति है, कितने ही बड़े शहर बना दीजिए, बन जाएंगे कितने ही, और गुड़गांव जैसे, और क्या नई दिल्ली जैसे, और
आपके ऐसे जो नोएडा जैसे कुल मिलाकर के आखिर जनता ने गांव में रहना है, कुल मिलाकर के जो ज्यादा जनसंख्या है उसने गांव में रहना है, गांव में खत्म नहीं होना है। अर्थात जो गांव है, गरीब है, जो कम तनख्वाह वाला है, कम आय वाला है, उस व्यक्ति को रहना है। और उस व्यक्ति के सुख में हम सब लोग निश्चित रूप से जो विचारवान लोग हैं अपने विचारों के माध्यम से, जो सत्ता में वो सत्ता में के उसके सदुपयोग के माध्यम से, अर्थात हम किसी भी माध्यम से, मैं तो कहता हूँ जितना पृथ्वीराज ने किया उससे कम चंद्रवरदाई ने थोड़ी ना किया, कम क्या है क्या, मैथिली सर की कविताओं ने क्या कोई गांधी जी से कम इस देश को प्रेरणा दी है क्या? इसलिए तुलसीदास जी ने क्या किसी राणा प्रताप और उनसे कोई कम काम किया है क्या? तो कुल मिलाकर के सबका योगदान कहीं न कहीं समाज में रहता ही रहता है। पर हम जो दिशा देने वाले लोग हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, वो अगर एक प्रकार से उस पुरानी धाती को लेते हुए और नई चीज की सोचते हुए और एक इस लाइन में चलेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से विकास के मैं मॉडल पर नहीं जाता। मैं जब इनसे पूछ रहा था क्या भी हुआ, मैंने कहा मैं तो खाली अध्यक्षता करनी है, बोलो नहीं वो विकास का मॉडल। तो मैं तो जब मॉडल वाली बात आती तो मैं वो अलेक्जेंडर पोप को, जिसको कहीं ठेंगड़ी जी ने और दीनदयाल जी ने भी उद्धृत किया है अपने भाषणों में, वो मुझे मैंने कॉलेज डेज में पढ़ा था कि लेट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लेट फूल्स क्वारल फॉर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बेस्ट इज बेस्ट। जो सबसे बढ़िया रिजल्ट है, जो सबसे बढ़िया जिससे रिजल्ट निकले वो बढ़िया है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो एक बैलेंस चिंतन होगा, संतुलित चिंतन होगा, संतुलित विचार होगा, और उसके लिए हमारे आधारशिला हमारे पूरे शास्त्रों से लेके, इतिहास से लेके और आज तक के वर्तमान उसमें सारे हमारे पास उदाहरण है। हम निश्चित रूप से अपने उन मॉडल्स पर ही अगर चलेंगे तो एक संतुलित विकास के रूप में, जहाँ बड़े उद्योग भी होंगे लेकिन छोटे भी होंगे, और उसी प्रकार का परमूल रूप में हमारी जो भावनात्मक एक प्रकार की जागृति चाहिए, वो जागृति अगर बनी रहेगी तो मेरा पूरा विश्वास है हम सब लोग एक समय हमारा साथ देगा, और हम जिस मॉडल की अभी हमारे जिन दिशा में चलने के लिए आदरणीय भगवती प्रसाद जी कह रहे थे, हमारे दीनदयाल जी ने और ठेंगड़े जी ने बहुत सारे इस विषय पर लिखा है, हम उस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। आप सब ने मुझे बुलाया, सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का। बहुत सही उन्होंने कहा कि संतुलित विकास की आवश्यकता है, मॉडल हम लोगों के पास हैं, रास्ते हम लोगों को पता हैं, और अगर हम प्रयास करेंगे तो सही रास्ता निकाल पाएंगे। एक सूचना है कि अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो रजिस्टर है हम लोगों का, जिसमें उपस्थिति का अपने अपने सब ईमेल और पत्र व्यवहार का पता लिखेंगे। उसमें अभी अध्यक्ष अपना धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री राजकुमार भाटिया जी आएंगे। उसके बाद वंदे मातरम होगा सौभाग्यवती प्रतिभा श्याम जाजू जी द्वारा। उसके बाद चाय पान की व्यवस्था है, और मैं आमंत्रित करूंगा धन्यवाद प्रस्ताव के लिए श्री राजकुमार भाटिया जी को। आज नाना जी की स्मृति में जो व्याख्यान माला है, इसकी कड़ी में जो ज्योत नाना जी ने जलाई थी, आज उसमें जो तेल डालने का काम, ताकि ये ज्योत निरंतर प्रज्वलित रह सके, जो तेल डालने का कार्य प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी ने किया है, मैं उसके लिए उनका साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज के अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का, और इस व्याख्यान में पधारे हुए प्रबुद्ध एवं सुधी संरक्षक गण जो हैं DRI के, उन सभी का धन्यवाद करता हूं, और आपको चाय के लिए निवेदन करता हूं। धन्यवाद। एक मिनट क्षमा चाहता हूं, वंदे मातरम के लिए आप सभी खड़े हो जाएंगे, और बहन जी से अनुरोध करूंगा कि वंदे मातरम। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्।
शुभ्रा ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की कृपया सभी लोग जलपान के लिए आमंत्रित हैं। चाय रजिस्टर में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं जिन लोगों ने